अध्याय 656 भाई वह वास्तव में आपके लिए अच्छा है। शेन मियामियान ने आखिरकार उन दोनों के बाहर आने का इंतजार किया। चेंग जिनिंग ने गुस्से से अपना पेट भर लिया था, लेकिन जैसे ही उसने हे नान को देखा तब भी उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। नान, ये पहले से ही नए साल की शाम है। क्या आप अभी भी उसे पढ़ाई सिखा रहे हैं? अगली बार मुझे ऐसा करने दो, मेरी अंग्रेजी भी खराब नहीं है। हे नान ने उसकी ओर देखा और कोई जवाब नहीं दिया। वह सीधे रसोई में चला गया। चेंग जिनिंग ने गुस्से में अपना पैर पटक दिया और शेन मियामियान को फिर से तिरस्कार की दृष्टि से देखा। शेन मियामियान, क्या मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया था? जब आवश्यक न हो तो नान से दूरी बनाए रखें, उससे चिपके न रहें। तुम इतनी जल्दी कैसे भूल सकते हो? यदि तुम अंग्रेजी सीखना चाहते हो तो मेरे पास आओ, मेरी अंग्रेजी बहुत अच्छी है। तुम्हारे जैसे हाई स्कूल के छात्र को पढ़ाने के लिए काफ़ी है। शेन मियामियान ने आज्ञाकारी ढंग से सिर हिलाया और कहा, अगली बार मैं तुम्हें पढ़ाने दूंगा। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। उसे इतना आज्ञाकारी देखकर चेंग जिनिंग को अपना आपा खोना मुश्किल हो गया, इसलिए उसने जोर से हंसते हुए फिर से चेतावनी दी, अब से तुम्हें नान से चिपके रहने की अनुमति नहीं है, समझे? उद्धरण चिन्ह। मैं समझता हूँ, शेन मियामियान ने सिर हिलाया। ये और भी अधिक पसंद है। मैं नान को पकौड़ी बनाने में मदद करने जा रहा हूँ। तुम टीवी देखो, आओ और हमें परेशान मत करो। चेंग जिनिंग ने अपना पैर रसोई की ओर उठाया, लेकिन जैसे ही उसने प्रवेश किया कि हे नान ने उसे वापस बाहर भेज दिया। ये देखकर शेन मियामियान ने खुद को यथासंभव अदृश्य बनाने की पूरी कोशिश की। चेंग जिनिंग उसके पास बैठी और बोली, नान को डर है कि मैं थक जाऊंगी, इसलिए वह मुझे मदद नहीं करने देगा। वह नान वास्तव में आपके लिए अच्छा है, शेन मियामियान ने ईर्ष्या का नाटक करते हुए कहा। उसने चेंग जिनिंग के स्वभाव को लगभग समझ लिया था। लड़की बिल्कुल राजकुमारी थी, लेकिन उसे अपने चेहरे की भी परवाह थी। बेशक, चेंग जिनिंग ने आत्मसंतुष्टि से भरे चेहरे के साथ कहा, वह नान और मैं बचपन की प्रेमिकाओं की तरह एक साथ बड़े हुए। वह परिवार और मेरा परिवार पीढ़ियों से दोस्त रहे हैं। मेरे चाचा ने नान के पिता से यहाँ तक कहा कि हमारे परिवारों को ससुराल होना चाहिए, लेकिन चूंकि मेरे चाचा ने अपनी इकलौती बेटी खो दी और उसे नहीं पाया, इसलिए शादी का बोझ स्वाभाविक रूप से मुझ पर आ गया। शेन मियामियान को ये हास्यास्पद और दुखद दोनों लगा। वह कौन सा युग था और चेंग जिनिंग अभी भी इस पर विश्वास करती थी? सौभाग्य से हे नान के मन में भी उसके लिए भावनाएं थीं, अन्यथा ये लड़की जल्द ही जश्न मना सकती थी। उस अभिव्यक्ति में क्या है? चेंग जिनिंग शेन मियामियान की प्रतिक्रिया से असंतुष्ट थी। क्या आपको लगता है कि मैं किसी के मंगेतर को चुरा रहा हूँ? मैं आपको बता दूँ, मैंने उसकी स्थिति नहीं चुराई है। भले ही वह खोई हुई न हो या मिल गई हो, वह संभवतः नान के साथ नहीं रह सकती। वह इस वर्ष केवल 16 या 17 वर्ष की है, लगभग आपकी ही उम्र की। नान से बहुत छोटी। नान संभवतः इतने कम उम्र के बच्चे से शादी कैसे कर सकती है? उद्धरण चिन्ह। शेन मियामियान। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। इतने बड़े परिवार में बहुत सारे मामले थे। ये वास्तव में जटिल था। ऐसा कहा जा रहा है कि आप और हे नान एक दूसरे के लिए कुछ अधिक उपयुक्त हैं। उद्धरण चिन्ह। आपको अच्छी जानकारी मिली है। चेंग जिनिंग को अंदर से राहत महसूस हुई। दोनों कुछ देर तक बैठे रहे और टीवी देखते रहे जब तक कि हे नान ने पकौड़ी पकाना समाप्त नहीं कर लिया। जब वे तीनों खाना शुरू करने के लिए खाने की मेज पर बैठे तो चेंग जिनिंग का चेहरा तुरंत उदास हो गया। हे नान और शेन मियामियान के कटोरे में पकौड़े पूरे दिख रहे थे।
जबकि उसके कटोरे में पकौड़े बदसूरत होने के अलावा सभी टूटे हुए थे। ये पकौड़ी खाना कैसा लगा? यह व्यवहारिक रूप से केवल आटे की खालें खाने जैसा था, लेकिन उन्होंने इन्हें खुद ही बनाया था। वह शेन मियामियान को उन्हें खाने देना बर्दाश्त नहीं कर सकी। उसे ऐसा लग रहा था मानो वह शेन की देखभाल करने वाली नौकरानी हो। चूंकि हे नान उसकी पकौड़ियाँ नहीं खाता था, इसलिए उसे अपने ही कटोरे में आंसू बहाते हुए खत्म करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। पकौड़ी खत्म करने के बाद वह स्वेच्छा से बर्तन साफ करने लगी, जबकि शेन मियामियान, जो मदद करना चाहता था, एक तरफ घूर रहा था। वह हे नान को दिखाना चाहती थी कि भले ही वह एक अमीर परिवार की युवा महिला थी, फिर भी वह एक अच्छी पत्नी और माँ हो सकती है। इस यात्रा के बाद वह खाना बनाना सीखने के लिए समय निकालेगी ताकि वह हे नान के लिए स्वादिष्ट भोजन बना सके। अध्याय 657। जब आप सो रहे हैं तो आप दरवाज़ा क्यों खोल रहे हैं? दोपहर में मिसाल कायम होने के बाद चेंग जिनिंग ने इस बार बर्तन अधिक कुशलता से धोए। वहाँ केवल 3 कटोरे थे और वह जल्दी से समाप्त हो गई। उसे हे नान से कुछ प्रशंसा की उम्मीद थी, लेकिन काफ़ी देर तक उसके बगल में खड़े रहने के बाद हे नान ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। भाई नान, मैंने बर्तन धो दिए हैं और चूल्हा भी पोंछ दिया है। हे नान ने भावशून्यता से उत्तर दिया और फिर चुप हो गया। उसका ध्यान टीवी पर केंद्रित हो गया। चेंग जिनिंग को थोड़ा दुख हुआ। इतना कुछ करने के बाद भाई नान ने उसकी प्रशंसा का एक शब्द भी नहीं कहा। उसकी नाखुश अभिव्यक्ति को देखकर शेन मियामियान ने उसके बगल में जगह थपथपाई। जीनिंग, आओ और हमारे साथ वसंत महोत्सव पर्व देखो। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर चेंग जिनिंग तुरंत शेन मियामियान और हे नान के बीच बैठ गई। जैसे ही वह बैठी, हे नान उठ खड़ा हुआ और अपने कमरे में वापस चला गया। चेंग जिनिंग चिल्लाई, नाराज हुई और शेन मियामियान की ओर देखने लगी। ये सब आपकी गलती है। मेरी गलती? शेन मियामियान कुछ उलझन में था। इसका उससे क्या लेना देना था? अगर आप यहाँ नहीं बैठे होते तो भाई नान क्यों चले गए होते? ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि आप यहाँ हैं। उन्हें लगता है कि बात करना असुविधाजनक है। वह अपने प्रभाव के प्रति बहुत सचेत हैं, चेंग जिनिंग ने इस तरह से कहा जैसे कि यह वास्तव में शेन मियामियान था जिसने व्यवधान पैदा किया था। शेन मियामियान, उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। उसने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा था, बस उसे लग रहा था कि अभी भी जल्दी है और आज नए साल की पूर्व संध्या है। उन्हें सोने से पहले कुछ देर के लिए वसंत महोत्सव समारोह देखना चाहिए। अब चेंग जिनिंग ने जो कहा, उसके बाद ऐसा लगा कि वास्तव में ऐसा ही हो सकता है। सांस। ये सब इसलिए है क्योंकि उसने अपने पिछले जीवन में किसी को डेट नहीं किया था, इसलिए वह इन चीज़ों के बारे में पूरी तरह से अनभिज्ञ है। चेंग जिनिंग निश्चित रूप से आज रात अतिथि कक्ष में सोने वाली थी, इसलिए उसके लिए यहाँ रुकना ठीक नहीं होगा। सौभाग्य से उसकी जगह ठीक सामने थी, दरवाजे से बस एक कदम बाहर। ये सोचते हुए वह उठ खड़ी हुई। मिस चेंग, मैं वापस जा रही हूँ। जब भाई बाहर आएगा तो क्या आप उसे बता सकते हैं कि मैं सो गया हूँ? उद्धरण चिन्ह। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। उसकी सूझबूझ को देखकर चेंग जिनिंग का रवैया थोड़ा नर्म हो गया। शेन मियामियान उठी और दरवाजे की ओर बढ़ी। जैसे ही वह उसे खोलने ही वाली थी, हे नान की आवाज़ आए, तुम कहाँ जा रहे हो? उद्धरण चिन्ह। वह पीछे मुड़ी और उसने देखा कि हे नान दरवाजे पर खड़ा है। उसकी ओर थोड़ा सा भौहें सिकोड़ रहा है। शेन मियामियान जवाब देने ही वाला था, लेकिन चेंग जिनिंग ने उसे पीटते हुए कहा, भाई नान, देर हो चुकी है और वह नींद में है और बिस्तर पर जाना चाहती है।
हे नान ने और गहरी भौहें चढ़ाईं। अगर तुम सोने जा रहे हो तो दरवाज़ा क्यों खोल रहे हो? उद्धरण चिन्ह। बिना दरवाज़ा खोले वह वापस कैसे सो सकती है? चेंग जिनिंग ने हैरान होकर पूछा। शेन मियामियान ने हे नान के निहितार्थ को समझा और उसने उसे एक हल्की सी आंख मारी और संकेत दिया कि वह यह उल्लेख न करे कि वह यहाँ रह रही है, अन्यथा चेंग जिनिंग निश्चित रूप से उसे गलत समझेगी और उसे निशाना बनाएगी। उसने लापरवाही से जवाब दिया, भाई, मिस चेंग आज लंबी कार की सवारी से थक गई होगी। मैं अब सो जाऊंगी, इसलिए मैं उसके आराम में खलल नहीं डालूंगी। वह वास्तव में चेंग जिनिंग जैसे मिस्सी के साथ एक कमरा साझा नहीं करना चाहती थी, अन्यथा उसे निश्चित रूप से पूरी रात परेशान किया जाएगा, और अगर उसने किसी भी बात का अच्छा जवाब नहीं दिया तो मिस चेंग निश्चित रूप से गुस्से में आ जाएगी। अपने आरामदायक घोंसले में लौटना अधिक आरामदायक था। सही है, ठीक है, चेंग जिनिंग ने तुरंत सहमति में सिर हिलाया। भाई नान, मैं सचमुच दिन भर की यात्रा से थक गया हूँ। उसे जल्दी सो जाने दो। उद्धरण चिन्ह। हे नान ने उसे नज़रअंदाज कर दिया और सीधे शेन मियामियान की ओर मुड़ा। अगर तुम्हें नींद आ रही है तो बस बगल वाले बेडरूम में सो जाओ। उनका लहजा उदासीन था, लेकिन उसमें एक निर्विवाद अधिकार था। शेन मियामियान, भाई, वह मुझे मुश्किल स्थिति में डाल रहा है। निश्चित रूप से। जैसे ही चेंग जिनिंग ने शेन मियामियान को साइड बेडरूम में सोने देने के बारे में सुना, उसने तुरंत आपत्ति जताई। अध्याय 658। भाई नान, क्या आप चाहते हैं कि मैं सोफे पर सोऊं? नानगे, अगर वह करवट लेकर सो रही है तो मुझे कहाँ सोना चाहिए? चेंग जिनिंग ने घृणित भाव से कहा, मुझे दूसरों के साथ बिस्तर साझा करना पसंद नहीं है। आप जानते हैं, जब से मुझे याद है मैं हमेशा अकेले सोता हूँ। ये सुनकर शेन मियामियान ने भी हे नान की ओर देखा। उसके बोलने और उसे वापस जाने के लिए कहने का इंतजार कर रहा था। सच कहूँ तो वह वास्तव में चेंग जिनिंग के साथ एक कमरा साझा नहीं करना चाहती थी। हे नान ने चेंग जिनिंग की ओर उदासीनता से देखा, फिर दोनों पक्षों की निगाहों के नीचे किनारे से एक रजाई ली और उसे सोफे पर फेंक दिया। चेंग जिनिंग रोने ही वाली थी। नानगे, क्या आप चाहते हैं कि मैं सोफे पर सोऊं? उद्धरण चिन्ह। अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है तो किसी होटल में चले जाओ, हे नान ने कहा, बिना बातचीत की गुंजाइश के। शेन मियामियान, क्या ये बिल्कुल सही नहीं है? उसे अचानक संदेह हुआ कि क्या चेंग जिनिंग वास्तव में हे नान का सच्चा प्यार था। उसे अभी भी दरवाजे पर खड़ा देखकर हे नान ने भौहें चढ़ाईं। अब नींद नहीं आ रही? उद्धरण चिन्ह। नींद। शेन मियामियान ने संक्षिप्त उत्तर दिया और सीधे बाथरूम में धोने के लिए भाग गया। जब वह बाहर आए तो चेंग जिनिंग की नज़र उस पर टिकी हुई थी, जैसे कि वह उसमें छेद करने की कोशिश कर रही हो। हे नान की मदद से चेंग जिनिंग के पक्ष में कांटा न बनने की लगातार कोशिशों के बावजूद वह फिर भी शानदार ढंग से असफल रही। वह कुछ असहाय होकर अपने कमरे में लौट आई और दरवाज़ा बंद करने ही वाली थी कि चेंग जिनिंग ने उसे रोक दिया। शेन मियामियान ने बहुत तनावपूर्ण मुस्कान बिखेरी। मिस चेंग, क्या कुछ और है? उद्धरण चिन्ह। चलो अंदर बात करते हैं। चेंग जिनिंग कमरे में घुस गई, बिस्तर पर बैठ गई और शेन मियामियान की ओर घूरकर पूछा, हे नान के साथ आपका रिश्ता वास्तव में क्या है और वह आपके लिए इतना अच्छा क्यों है? उद्धरण चिन्ह। अगर उसे इस बिंदु पर अभी भी एहसास नहीं हुआ था कि शेन मियामियान के प्रति हे नान का व्यवहार विशेष था, तो वह वास्तव में मूर्ख थी। वह और हे नान एक दूसरे को तब से जानते थे जब वे छोटे थे, लेकिन हे नान ने शायद ही कभी उससे कुछ शब्दों से अधिक बात की, हमेशा ठंडे चेहरे के साथ। हालांकि
वह दूसरों के लिए और भी बुरा था, जिससे उसे हमेशा लगता था कि वह उनसे अलग है। लेकिन आज की घटनाओं से ये स्पष्ट था कि हेनान ने शेन मियामियान के साथ अलग व्यवहार किया। मैंने पहले भी कहा है, निराश लेकिन फिर भी धैर्यवान शेन मियामियान ने उत्तर दिया। मिस चेंग, हेनान और मेरे बीच वास्तव में कुछ भी नहीं है। मैं अभी भी नाबालिग हूँ। आप जानती हैं, यदि आप मुझ पर भरोसा नहीं कर सकते, तो कम से कम हेनान पर भरोसा करें। उद्धरण चिन्ह। उसके नाबालिग होने का यह उल्लेख चेंग जिनिंग के मन को छू गया। उसने कमरे के चारों ओर नज़र दौड़ाई और फिर से असहज महसूस करने लगी। इस लड़की को उससे बेहतर इलाज क्यों मिलना चाहिए? तुम जाकर हेनान से कहो कि मैं आज रात इस कमरे में सोऊंगा और तुम सोफे पर सो जाओ। मुझमें हिम्मत नहीं है। शेन मियामियान ने निर्णायक रूप से अपना सिर हिलाया। वह अब हेनान से नहीं डरती थी, लेकिन तब वह क्रोधित नहीं था। तुम, चेंग जिनिंग ने उसकी ओर देखा, ये देखकर कि वह डरी हुई नहीं है। चेंग जिनिंग ने एक और रियायत दी। फिर आज रात मैं तुम्हारे साथ यहीं सोऊंगा। तुम रजाई यहाँ लाओ और हम दोनों अपनी अपनी रजाई के साथ सोएंगे। तुम बाहर से रजाई का उपयोग करो। कमरे में रजाई जाहिर तौर पर नई थी, जबकि बाहर की रजाई पुरानी थी। वह पुरानी रजाई का उपयोग नहीं करना चाहती थी। क्या आपको किसी और के साथ रजाई साझा करना पसंद नहीं है? मिस चेंग कितनी जल्दी अपना सुर बदल लेती है। मैं अब तैयार हूँ। बिस्तर पर सोना हमेशा सोफे की तुलना में अधिक आरामदायक होता था। वह मूर्ख नहीं थी। फिर ठीक है। उद्धरण चिन्ह। शेन मियामियान अनिच्छा से सहमत हो गए और जाने ही वाले थे कि दरवाजे के बाहर से हेनान की आवाज आए। चेंग जिनिंग, बाहर आओ। ये सुनकर चेंग जिनिंग ने तुरंत दरवाज़ा खोला और बाहर चली गई। उसने दयनीय स्वर में कहा, नानगे, मैं उसके साथ सोने को तैयार हूँ। आज रात में। हेनान ने गंभीर स्वर में उसकी बात काटते हुए कहा, अपनी चीजें ले लो और मेरे साथ आओ। अध्याय 659। यहाँ तक कि भाई नान भी आपको गंदा पाते हैं। नहीं, नहीं, नहीं। चेंग जिनिंग घबरा गई। भाई नान, क्या मैं बस सोफे पर नहीं सो सकता? उद्धरण चिन्ह। वह समझ नहीं पा रही थी कि भाई नान उसे कमरे में सोने क्यों नहीं देते, लेकिन वह ये भी जानती थी कि अब इस पर अधिक ध्यान देने का समय नहीं है। उसे पहले यहीं रहना होगा। जब भाई नान ने कहा कि वह उसे विदा कर देगा, तो वह मजाक नहीं कर रहा था। वह सचमुच उसे विदा कर देगा, ये साबित करने के लिए कि वह सोफे पर सोने के बारे में गंभीर है। चेंग जिनिंग ने अपना सूटकेस खोला, अपनी प्रसाधन सामग्री निकाली, धोने के लिए बाथरूम में चली गई, अपना पजामा पहना और ईमानदारी से सोफे पर लेट गई। हेनान ने फिर कभी उसकी ओर नहीं देखा और धोने के बाद उसने लाइट बंद कर दी। बाहर की शांति को सुनकर शेन मियामियान ने एक असहाय आह भरी और सोचा कि क्या ये सिर्फ उसकी कल्पना थी। लेकिन उसे लगा कि जब से चेंग जिनिंग आई है, भाई वह अजीब व्यवहार कर रहा है, जैसे कि कुछ गड़बड़ है। लेकिन वास्तव में क्या अजीब था, वह इसका पता नहीं लगा सकी। क्या ऐसा हो सकता है कि प्यार में पड़ा कोई आदमी इसी तरह व्यवहार करता हो? इसके बारे में सोचते हुए उसने पहले जो मूर्ति नाटक देखे थे उनमें पुरुष नायक वास्तव में कभी कभी मनमौजी होते थे। स्पष्ट रूप से महिला नायक को पसंद करते थे, लेकिन ये स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। भाई वह उसी प्रकार का होगा, इस डर से कि कहीं वह चीजों को और अधिक जटिल न कर दे। उसने ज्यादा सोचने की हिम्मत नहीं की। खिड़की खोली, कुछ देर तक आतिशबाजी देखी और फिर बिस्तर पर चली गई। अगले दिन जैसे ही उजाला हुआ, बाहर के शोर से उसकी नींद खुल गई। दरवाज़ा खोलकर उसने देखा कि चेंग जिनिंग, जो पहले ही जाग चुकी थी,
ने सुंदर मेकअप लगाया था और एक सफ़ेद सूती जैकेट और काले चमड़े के जूते पहन लिए थे। जब चेंग जिनिंग ने शेन मियामियान को बाहर आते देखा तो उसने उसे घूर कर देखा, फिर खाने की मेज की ओर चली गई। उन तीनों के खाना खाने के बाद चेंग जिनिंग चाहती थी कि हे नान उसे टहलने के लिए बाहर ले जाए, लेकिन उसे निर्दयी अस्वीकृति मिली। शेन मियामियान उन्हें परेशान नहीं करना चाहता था। एक बड़ा हिममानव बनाने के लिए नीचे की ओर भागा। बाहर बर्फ अभी भी गिर रही थी, घुटनों तक पहुंच रही थी। हर साल इस समय वह घर के अंदर रहती थी, खुद को आग से तापती थी, बाहर निकलने से डरती थी क्योंकि उसके पास सर्दियों के लिए पर्याप्त गर्म कपड़े नहीं थे। वह एक बार फिर एक खूबसूरत नया साल बिताने के लिए आभारी महसूस कर रही थी, क्योंकि अभी भी बर्फबारी हो रही थी। समुदाय में शायद ही कोई लोग बाहर थे। बाद में कुछ बच्चों ने उसे अपनी खिड़कियों से बड़े स्नोमैन बनाते हुए देखा, इसलिए वे नीचे भागे और अपने स्वयं के स्नोमैन बनाने की कोशिश की। उनके छोटे छोटे स्नोमैन ने उसके बड़े स्नोमैन को घेर लिया, जिससे उसका स्नोमैन और भी अधिक सुंदर लगने लगा। बच्चों को लगा कि उसका स्नोमैन बहुत अच्छा लग रहा है और सभी उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए और उसे बहन कहने लगे। अच्छे मूड में शेन मियामियान ने उनके साथ एक स्नोबॉल लड़ाई भी खेली। 1 घंटे से अधिक समय तक मस्ती करते रहे और खूब पसीना बहाया। उसे यकीन नहीं था कि यह उसकी कल्पना थी, लेकिन उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसका खेल देख रहा हो। जब उसने ऊपरी मंजिल की ओर देखा तो उसे कोई नहीं दिखा। अब खेलने में बहुत थक गई। उसने बच्चों को अलविदा कहा और वापस ऊपर चली गई। जैसे ही वह अंदर आए, चेंग जिनिंग ने शिकायत की, आप कहाँ थे? आप बर्फ से भरा शव वापस लाए? ये गंदा है। मैं एक स्नोमैन बनाने और एक स्नोबॉल लड़ाई करने गया था, शेन मियामियान ने ईमानदारी से उत्तर दिया। बचकाना, चेंग जिनिंग ने गुनगुनाया। हे नान अध्ययन से बाहर चला गया। जाओ अपने कपड़े बदलो। उसने बहुत पसीना बहाया था और उसके कपड़े गीले थे। यदि वह नहीं बदलती तो उसे आसानी से सर्दी लग सकती है। जल्दी करो, भाई नान तुम्हें पहले से ही गंदा समझते हैं, चेंग जिनिंग ने आग्रह किया। शेन मियामियान ने अजीब तरह से अपनी जीभ बाहर निकाली और जल्दी से कपड़े बदलने के लिए अपनी जगह पर वापस चली गई। चेंग जिनिंग और भाई वह बड़े थे और उनकी नज़र में उसका व्यवहार वास्तव में थोड़ा बचकाना था, जिसे वह समझ गई थी। लेकिन अभी वह नीचे खेलकर बहुत खुश थी और बहक गई। यह उसके 2 जीवन कालों में पहली बार था कि वह बर्फ में खड़ी थी और उसे ठंड महसूस नहीं हुई। वह बस अपनी मदद नहीं कर सकी। अध्याय 660 नए साल की शुभकामनाओं के लिए दौरा। एक चीनी नव वर्ष के पहले दिन उन तीनों ने पकौड़ी खाई और वसंत महोत्सव पर्व देखा। चेंग जिनिंग ने फिर से अपनी राजकुमारी के नखरे दिखाए, लेकिन दिन फिर भी काफी सुखद गुजरा। अगले दिन बाहर भारी बर्फबारी आखिरकार खत्म हो गई। सुबह सुबह नए साल का जश्न मनाने के लिए उपहार लेकर बाहर कई लोग मौजूद थे। ली जूलिन का परिवार लिचेंग में नहीं था और हे नान उसके साथ नए साल का जश्न मना रहा था। इसलिए शेन मियामियान केवल लू सियुआन के घर जा सकता था। बर्फ बहुत भारी थी, जिससे इधर उधर जाना मुश्किल हो गया। मूल रूप से शेन मियामियान ने यात्रा करने से पहले बर्फ पिघलने तक इंतजार करने की योजना बनाई थी। लेकिन जब उसने सुना कि हे नान झाओ जियानलाई से मिलने जा रहा है, तो उसकी आंखें चमक उठीं और उसने उनके साथ यात्रा करने का फैसला किया। जब चेंग जिनिंग ने सुना कि दोनों मुलाकात के लिए बाहर जा रहे हैं, तो वह अपना नाश्ता भी पूरा नहीं कर सकी। भाई नान, अगर आप जाएंगे तो क्या इससे मुझे घर पर अकेला नहीं छोड़ दिया जाएगा? बिल्कुल नहीं, मैं आपके साथ जा रहा हूँ। मैं घर पर अकेला नहीं रहना चाहता।
उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। शेन मियामियान ने कुछ नहीं कहा। उसने हे नान की ओर भी देखा। यदि भाई वह चेंग जिनिंग को लाने के इच्छुक थे तो उन्हें निश्चित रूप से कोई आपत्ति नहीं थी। यदि भाई उसे लाना नहीं चाहता था तो वह भी इतनी साहसी नहीं थी कि ऐसा कह सके। लड़की के स्वभाव के आधार पर यदि चेंग जिनिंग हे नान का अनुसरण नहीं कर पाती तो वह निश्चित रूप से उसका अनुसरण करना स्वीकार कर लेती। दादाजी लू का घर ग्रामीण इलाके में था। शौचालय और घरेलू स्वच्छता की स्थितियां शहर में मिलने वाली स्थितियों से बहुत दूर थीं। यदि चेंग जिनिंग गई तो वह निश्चित रूप से अच्छी तरह से अनुकूलन नहीं कर पाएगी और उसे लाइन में रखने के लिए भाई की उपस्थिति के बिना वह कहर बरपा सकती है। क्या आप एक छोटी सी सराय या कुछ और में रहना चाहते हैं? उद्धरण चिन्ह। केवल एक वाक्य के साथ हे नान ने चेंग जिनिंग को यह विचार छोड़ने पर मजबूर कर दिया। कोई बात नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। चेंग जिनिंग गुस्से में सोफे पर बैठ गई और शेन मियामियान को हे नान के पीछे दरवाजे से बाहर आते देख रही थी। उसकी आंखें लगभग उसके सिर से बाहर निकल आईं। वह लानत लड़की। उसने पहले बहुत अच्छा वादा किया था। कहा कि वह भाई नान का अनुसरण नहीं करेगी। ये कितना समय था, वह तो भूल ही चुकी थी। इसने उसे सचमुच क्रोधित कर दिया। शेन मियामियान हे नान के पीछे पीछे कार तक आया और झिझकते हुए पूछा, भाई हे, चेंग मिस को घर पर अकेला छोड़ना, क्या ये वास्तव में ठीक है? ऐसा लगता है जैसे वह खाना बनाना नहीं जानती। यहाँ तक कि दोपहर का भोजन करने में भी समस्या हो सकती है। चीनी नववर्ष के दौरान निश्चित रूप से कोई भी रेस्तरां खुला नहीं था। अगर चेंग जिनिंग को घर पर अकेला छोड़ दिया जाए तो वह वास्तव में भूखी रह जाएगी। एक वयस्क बिना किसी समस्या के 1 या 2 भोजन भूल सकता है। हे नान ने बहुत शांति से कार स्टार्ट की, जैसे कि उसने चेंग जिनिंग को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया हो। शेन मियामियान ठीक से समझ नहीं पाया कि वह क्या सोच रहा था और उसने अनुमान लगाने की हिम्मत नहीं की। सड़कें बर्फ से फिसलन भरी थीं, लेकिन हे नान लगातार गाड़ी चलाता रहा। रास्ते में वे समय समय पर बातचीत करते रहे। हे नान ने सबसे पहले शेन मियामियान को लू फैमिली गांव के प्रवेश द्वार पर छोड़ा और फिर मुड़कर झाओ फैमिली गांव की ओर चला गया। जाने से पहले उन्होंने लापरवाही से कहा, मैं दोपहर के भोजन के बाद तुम्हें लेने आऊंगा। ठीक है, शेन मियामियान ने आज्ञाकारी रूप से उत्तर दिया और लू सियुआन के घर की ओर चल दिया। इससे पहले कि वह दरवाजे तक पहुंचती, उसने लू सियुआन की आवाज सुनी, क्या तुम मूर्ख हो? बर्फबारी हो रही है और तुम अभी भी यहाँ आते हो। क्या तुम नहीं जानते कि आने से पहले बर्फ पिघलने तक इंतजार करना होगा? उद्धरण चिन्ह। हालांकि उसके शब्द ऐसे ही लग रहे थे, एक सावधान पर्यवेक्षक ने देखा कि उसके मुंह के कोने मुस्कुराहट में बदल गए थे। भाई, वह ग्राम प्रधान के घर जा रहा था, इसलिए मैं बस उसका पीछा कर रहा था। शेन मियामियान ने दरवाजे पर कुछ बार छलांग लगाए, अपने जूतों से बर्फ हटाई और लू सियुआन के पीछे पीछे मुख्य कमरे में चली गई। दादाजी लू खुद को आग से गर्म कर रहे थे। दाजुन उनके बगल में बैठा था। दोनों बातें कर रहे थे। जब उन्होंने शेन मियामियान को अंदर आते देखा तो दोनों काफी आश्चर्यचकित हुए। दादाजी, भाई जून। दादाजी लू के होश में आने के बाद वह तुरंत मुस्कुराए। कोई आश्चर्य नहीं कि सियुआन लगातार आंगन के गेट से देख रहा था। वह आपका इंतजार कर रहा था। इस भारी बर्फ में आप यहाँ आने में कैसे कामयाब हुए? आओ और आग से गर्म हो जाओ। यहाँ कुछ सूरजमुखी के बीज और मूंगफली खाओ। शेन मियामियान के लिए काफी जगह बनाने के लिए दाजुन ने दादाजी